नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव की। इसे लेकर पुलिस अलर्ट दिख रही है। रायपुर पुलिस ने आज सुबह शहर से करीब 2000 संदेहियों को उठाया है, जिस पर अब सियासत भी होने लगी है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट दिख रही है। रायपुर पुलिस ने आज सुबह शहर से करीब 2000 संदेहियों को उठाया है। बताया जा रहा है कि यह सभी लोग दूसरे राज्यों के हैं, जिनमें पूछताछ की जा रही है, क्योंकि इनमें से कई घुसपैठिए भी हो सकते हैं। पुलिस ने रायपुर शहर के अलग अलग हिस्सों से इन सभी को उठाया और बस में बैठाकर पुलिस लाइन लाया गया, जहां सभी से एक एक करके पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि इनमें से कई लोगों के पास शहर में रहने का क्या रीजन है, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहे। यह कार्रवाई निकाय चुनाव के चलते ही की जा रही है। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, साल भर में अपराध कंट्रोल नहीं हो पाया है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए पूर्व सरकार पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। कौन है, कहां से, इस पर हम हमेशा से सवाल खड़े करते रहे। प्रदेश में संदेहों की संख्या बढ़ी है। अन्य राज्यों से संदेही राजधानी समेत प्रदेश में पैर पसार चुकी है और सरकार अभी तक सो रही है। साल भर से सरकार चला रही है, साल भर में अपराध कंट्रोल नहीं हो पाया है और राजधानी पूरी तरह से अपराध का गढ़ बन गया है। पूरी छत्तीसगढ़ में क्राइम लगातार बढ़ रही है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पिछले सरकार पे आरोप लगाना, मैं समझता हूं कि सरकार में रहकर भी स्थिति इनका संभल नहीं रही है। आप आरोप लगाने से अच्छा कम से कम अपना सरकार को ठीक ठाक करते, मैं समझता हूं वो बेहतर होता। इसलिए आरोप लगाकर अपने नाकामियों को छुपाने का भारतीय जनता पार्टी का ये अच्छा तरीका है। निश्चित रूप से जहां भी ऐसे परिस्थितियां संदिग्ध दिखे, उन पे कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और अपराध को रोकना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि जब भी चुनाव आता है तब कांग्रेस अपने रटे हुए बयान देते हैं। हर चीज को चुनाव से जोड़कर देखना कांग्रेस की आदत है। रोहिंग्या घुसपैठियों पर लंबे समय से कार्रवाई चल रही है, क्योंकि ये कानून व्यवस्था का मामला है और प्रदेश के लोगों की सुरक्षा का मामला है। अगर रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ बाहर के लोग रह रहे होंगे, जिसके पास कोई ID नहीं होगी, जो संदिग्ध होंगे, उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का रटा रटाया आरोप है। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई लंबे समय से चल रही है। हर चीज को चुनाव के साथ जोड़ के देखना ये कांग्रेस पार्टी की आदत है। वास्तविकता ये है कि ये कानून व्यवस्था का मामला है, राज्य की सुरक्षा का मामला है, आम लोगों के सुरक्षा का मामला है और इसलिए प्रशासन इस तरह की कार्रवाई कर रही है। जो बांग्लादेशी लोग हैं, जो रोहिंग्या हैं, यदि यहाँ रह रहे हैं तो निश्चित रूप से उन पर कार्यवाही कानून सम्मत होगी। हाँ, निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में जहाँ पर भी अवैध रूप से जो लोग रह रहे होंगे, गैर कानूनी ढंग से रह रहे होंगे, उन पर कार्यवाही होगी। बता दें कि चुनाव से पहले करीब 2000 संदेहों को उठाया गया है और आपको बता दें कि ये सभी लोग दूसरे राज्यों के हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। चुनाव से पहले ये कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि इनमें से कई घुसपैठिए भी हो सकते हैं। बता दें, रायपुर शहर के अलग अलग हिस्सों से इन सभी को उठाया गया है और बस में बैठाकर पुलिस लाइन लाया गया है और इसी को लेकर अभियान भी चलाया जा रहा है। पुलिस का ऑपरेशन पहचान अभियान चलाया जा रहा है, जहां सभी से पूछताछ एक एक करके की जा रही है। बता दें कि इनमें से कई लोगों के पास शहर में रहने का क्या रीजन है, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहे और लगातार जो पुलिस है वो कार्रवाई कर रही है। निकाय चुनाव के चलते ही ये सब किया जा रहा है। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने सरकार के आड़े हाथों लिया है।
कांग्रेस पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, साल भर में अपराध कंट्रोल नहीं हो पाया है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए पूर्व सरकार पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। कौन है, कहां से, इस पर हम हमेशा से सवाल खड़े करते रहे। प्रदेश में संदेहों की संख्या बड़ी है। बता दें कि अन्य राज्यों से संदेही राजधानी समेत प्रदेश में पैर पसार चुके हैं और सरकार अभी भी सो रही है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ पुलिस का ऑपरेशन पहचान चलाया जा रहा है। बता दें कि पूछताछ जो 2000 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है उससे पुलिस पूछताछ कर रही है और पुलिस नगरीय निकाय चुनाव से पहले अलर्ट मोड पर आ गई है और इसी को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस ऑपरेशन पहचान अभियान भी चलाया जा रहा है, जिससे कि प्रदेश में अवैध रूप से घुसे संदेहियों पर कार्रवाई की जा सके। साथ ही उनसे पूछताछ लगातार जारी है। अलर्ट मोड पर है पुलिस प्रशासन। बता दें, छत्तीसगढ़ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अंशुल मिश्रा जी और वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी जुड़ गए। आप और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आलोक सोनी जी जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। आलोक जी, कांग्रेस पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि साल भर में अपराध कंट्रोल नहीं हो पाया है, साथ ही आप पर तंज भी कसा जा रहा है। देखिए, आज 5 वर्ष के शासनकाल में कांग्रेस ने ऐसे असामाजिक तत्वों का प्रदेश में जमावाड़ा लगवाया। ऐसे लोगों को यहाँ पर में रहने की व्यवस्था करी, खाने की व्यवस्था करी, उनको वो एक पहचान दी, आइडेंटिटी आने का मौका दे दिया, अवसर दे दिया। वो तमाम सरकारी सुविधाओं का वो लाभ उठा रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता का हक मार रहे हैं। और आज जब भारतीय जनता पार्टी के जो शासन में उन पर कार्रवाई हो रही है, उनकी पहचान की जा रही है, उनकी जानकारी निकाली जा रही है, तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस के पेट में दर्द हो गई। और यही कारण है कि जो दीपक बैज जी है, जिनके श्रीमुख से इस तरह की बातें जो सामने आ रही है, उसका आना तो स्वाभाविक है कि जिनको आपने पाला पोसा, आज उन्हें असामाजिक तत्वों को भारतीय जनता पार्टी जो है उनकी जानकारी लेकर के उन्हें बाहर खदेड़ने के लिए तत्पर है, और ताकि सौहार्द का जो माहौल है छत्तीसगढ़ में बना रहे। जी अंशुल जी, बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया और वार भी किया है कि जो कांग्रेस है वो हमेशा नगरीय निकाय चुनाव से पहले रटे रटाए बयान देती है। अरुणा जी, हम सब यहाँ पर जो बैठे व्यक्ति हैं वो सभी बुद्धिमान है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बीजेपी के प्रवक्ता जी जो युवा साथी हैं हमारे, वह भी बुद्धिमान होंगे। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि अगर 2 सेकंड के लिए आपके आरोप को सही मान लिया जाए, ये सोच लिया जाए कि चलिए ठीक है, 5 साल से कांग्रेस उनको पाल रही थी, पोस रही थी, तो बीजेपी तो उन 5 सालों में विपक्ष में थी, बीजेपी सड़कों पर क्यों नहीं आ रही थी? जबकि जमहूरियत तो यह कहती है कि संसद तुम्हारी है, तो क्या हुआ, सड़कें आज भी हमारी है। चलिए उस 5 साल को भी छोड़ दीजिए। दूसरा बात, पिछले 1.5 वर्षों से आपकी लगभग 1.5 वर्ष होने जा रहे हैं आपकी सरकार है। इन 1.5 वर्षों की सरकार में संपूर्ण तंत्र आपके पास है। एक बार आलोक सोनी जी, थोड़ा सा अपने एकात्म परिसर और मंत्री परिषद जाके एक बार लिस्ट तो जारी कर दीजिए कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस किन लोगों को फैला रही थी, फूल रही थी। आप तो बड़ा आरोप लगाते थे कि रोगनिया मुसलमान संपूर्ण कवर्धा में बैठ गए हैं, संपूर्ण सागर रायपुर में बैठ गए हैं, संपूर्ण महासमुंद में बैठ गए हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि पिछले 1.5 वर्षों में आपने कितने रोगनिया मुसलमानों की पहचान करके जनता के सामने स्पष्ट कर दिया, या न्यूज अवर को कोई एक लिस्ट जारी कर दी होगी कि देखिए भाई साहब, हम आपको ब्रेकिंग न्यूज दे देते हैं। ये मनगढ़ंत कहानियां रचने से कभी चुनाव नहीं जीते जाते मान्यवर, और पुरानी चलती हुई सरकारों के ऊपर हर काम का ठीकरा तोड़ देने से कभी आपके जो काले कर्म है उन्हें छुपाया नहीं जा सकता मान्यवर। आप हमें यह बताइए कि पिछले 1.5 वर्षों में आपने क्या कर दिखाया। आप हमें यह बताइए कि पिछले 1.5 वर्षों में जो अपराध का गढ़ बना हुआ है उसमें आपने क्या कर दिखाया। पिछले 1.5 वर्षों का आलोक सोनी जी को एनसीआरबी का डाटा पता होगा कि नहीं होगा? मुझे उम्मीद है कि एनसीआरबी का फुल फॉर्म ही इनको पता होगा, डाटा तो बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा मैं आलोक सोनी जी आपको स्पष्ट कर देता हूं। पिछले 1.5 वर्षों में एनसीआरबी का डाटा यह कहता है कि छत्तीसगढ़ चाकूपुर के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ जो है संपूर्ण हिंदुस्तान में 4थे नंबर पर आ गया है, पहले 27वें नंबर पर खड़ा था। ऐसा आखिर क्यों हो गया है? महिला रेप केस के मामले में
हम 6वें स्थान पर खड़े हुए हैं। ये पिछले 1.5 वर्षों का आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा हूं, और ये कांग्रेस का आंकड़ा नहीं है। गूगल आपके पास भी है, आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए। भारत की सरकारी साइट पर यह पड़ा हुआ है, उसको मैं पढ़ते हुए देख रहा हूं। एनसीआरबी का उम्मीद है फुल फॉर्म के बारे में आपको जानकारी होगी। तो ये निम्न स्तर की राजनीतिक रोटियां सेंकने का प्रयास ना करिए। आप यह बताइए कि पिछले 1.5 वर्षों में आपने छत्तीसगढ़ के लिए, राजधानी के लिए, या अन्य शहरी क्षेत्रों के लिए, या गांव क्षेत्र के लिए आपने क्या कर दिखाया? कांग्रेस ने क्या किया है, कांग्रेस ने या नहीं किया है? कांग्रेस आज विपक्ष में है, उसका धर्म है आपसे प्रश्न पूछना, और आपका मौलिक धर्म है आपका उसको जवाब देना। जी जी, आलोक जी, कांग्रेस का कहना है कि आपकी सरकार ने 1.5 साल में क्या किया है, और अभी तक जो अपराध है वो भी बढ़े हैं। देखिए, जो भी अपराध हुए हैं उसके पीछे जो कारण है, उसके पीछे के कारण में भी एक कांग्रेसियों का ही हाथ है। आज जितने भी नाम आ रहे हैं, जितने भी आज जमानत पे चल रहे हैं, जितने लोग आज जेल के अंदर है, तो भी कांग्रेसी है। तो जो भी बड़ी घटनाएं हुई हैं छत्तीसगढ़ में, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेसियों का हाथ है। और कांग्रेस ये चाहती ही नहीं है कि प्रदेश में जो शांति का माहौल है, सौहार्द का माहौल है, वो बना रहे। इसलिए इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी, इस तरह की अनर्गल बातें लगातार वो करते रहते हैं। कि मुख्यमंत्री जो है वो लगातार इस तरह की बयानबाजी, पूर्व मुख्यमंत्री, क्षमा चाहूंगा, पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना दिया था छत्तीसगढ़ को कांग्रेस पार्टी का, गांधी परिवार का एटीएम कहा जाता था। ये स्थिति परिस्थिति आज वही स्थिति परिस्थिति कर्नाटक के साथ में है। कर्नाटक जैसे राज्य के साथ में है, इतने बड़े राज्य में आज कर्नाटक को कांग्रेस और गांधी परिवार का एटीएम बना दी। तो केवल एटीएम के रूप में छत्तीसगढ़ को इस्तेमाल किया 5 वर्षों में कांग्रेस ने, और जो ऐसे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगवाया, अब उसके साफ सफाई का जो काम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जी, इसका जवाब क्या बोलते हैं, अंशुल जी से लेंगे। इससे पहले हमारे साथ मनोज वोरा जी भी है। मनीष जी, क्या है छत्तीसगढ़ पुलिस का पहचान अभियान, और ये नगरीय निकाय चुनाव से पहले ही चर्चा में क्यों आया है? देखिए, मुझे लगता है नगरीय निकाय चुनाव के पहले से चर्चा में नहीं है। इसके पहले भी मुझे लगता है कार्रवाइयां हुई हैं, जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं। कोरबा में, कवर्धा में और भी जगह पर इस प्रकार की कार्रवाइयां हुई है। उन कार्रवाइयों को लेकर मुझे लगता है कुछ समय पहले तक यही कांग्रेस पार्टी जो है वो आक्रामक थी कि क्यों इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों घुसपैठिए या रोहिंग्या जो भी लोग हैं वो लोग यदि छत्तीसगढ़ में हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। जब विपक्ष में थी तब भारतीय जनता पार्टी इस बात को बड़ी आक्रामकता से उठा रही थी। आज सत्ता में आने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? और इस बात को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में सवाल भी उठाया था कि ये स्थितियां क्यों हैं, क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं आप। तो इस बात को लेकर के मुझे लगता है ये कोई अभी हुई या चुनाव के पहले होने वाली कार्रवाई नहीं है। इसको लेकर के गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने बयान भी दिया था विधानसभा के अंदर कि जो भी लोग इस प्रकार के हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और यदि अब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा पहल है और इसका स्वागत होना चाहिए कि इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। जो लोग घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्या हैं, जो लोग आकर के यहाँ पर छत्तीसगढ़ में या अन्य स्थानों पर रह रहे हैं, उनके खिलाफ यदि उनकी पहचान की जा रही है, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, या आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, तो मुझे लगता है ये कोई गलत नहीं है। ये तो अच्छा हुआ है। कांग्रेस इस बात को बोल भी रही थी। यदि अब उस समय आप हमलावर थे और आज यदि कार्रवाई हो रही है तब आप उसके खिलाफ बोल रहे हैं तो मुझे लगता है ये जायज नहीं है। जी, अंशुल जी, नगरीय निकाय चुनाव है, पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से बाहरी लोगों से वेरिफिकेशन फॉर्म भरवा रही है, तो इसमें हर्ज क्या है? कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? कांग्रेस को बिल्कुल आपत्ति नहीं है, ना कोई हर्ज है। ये बिल्कुल मनगढ़ंत कहानियां हैं कि कांग्रेस को आपत्ति है। छत्तीसगढ़ महतारी के साथ जो भी उम्दा कार्य हो सकता है, पार्टी विशेष का कोई भी व्यक्ति हो, उसमें कभी कांग्रेस को आपत्ति नहीं रही है। पहली बात, मैं अपने आलोक भाई को मैं क्या समझाऊं, मैं इस चीज पर विचाराधीन हूं। मैं उन्हें पहले कानून समझाऊं, कि उन्हें मैं भ्रष्टाचार समझाऊं, कि मैं उन्हें नरेंद्र मोदी जी की एनसीआरबी को समझाऊं, कि एनसीआरबी का डाटा समझाऊं। मैं अभी भ्रामक स्थिति में हूं, क्योंकि अभी आदरणीय आलोक जी ने यह बात को स्पष्ट किया कि कई लोग बेल पर हैं। तो थोड़ा सा आरएसएस की पुस्तकों से बाहर निकल के मेरे मित्र, अगर हिंदुस्तान की कानून संहिता को पढ़ने का अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो व्यक्ति बेल पर होता है वह उसका आरोप सिद्ध नहीं हो जाता। पहली बात। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में हमने एटीएम का गढ़ बना दिया,
तो मान्यवर आप थोड़े से साक्ष्य को प्रस्तुत कर दीजिए, आप स्वयं साक्ष्य को प्रस्तुत कर दीजिए कि ये देखिए इतना पैसा भूपेश बघेल जी ने यहाँ पर लिया था और यहाँ पर दे दिया था और यहाँ पर चला गया था। ये मनगढ़ंत कहानियां बनाने से छत्तीसगढ़ की जनता का भला होने वाला नहीं है, ये बहुत पुरानी बातें हो चुकी है। आप बता दीजिए कि आपके एक मंत्री जी ने यह कहा था कि 16 लाख रुपए लाइए और सरकारी जमीन ले जाइए, ये तो उनका वीडियो भी वायरल है, इसको आपको पता होगा। तो ये उन्होंने कौन से परिप्रेक्ष्य में कहा था कि अगर मैं 16 लाख रुपए लाता हूं तो कोई भी सरकारी जमीन मैं अपने लिए कर लूंगा। आलोक सोनी जी ने कितने 16 लाख रुपए दे दिए और कितनी सरकारी जमीन ले ली? ऐसी कौन सी योजना चल रही है? क्या वह जनता जनार्दन के लिए है कि सिर्फ नेताओं के लिए है कि सिर्फ वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है? पिछले 1.5 वर्षों में कितनी 16 लाख रुपए की जमीनें आपने दूसरों को दे दी? इस बात के जवाब आपको देना पड़ेगा। तो जिनके खुद के घर शीशे के होते आलोक जी, वो दूसरों के घर में ताका झाकी नहीं करते। तीसरी बात, एनसीआरबी का डाटा कोई कांग्रेस का नेता या कांग्रेस का कार्यकर्ता या कांग्रेस का संगठन नहीं बनाता भाई साहब, ये थोड़ा सा जानकारी आपको होना चाहिए। केंद्र में बैठी हुई सरकार जो नीति आयोग के समकक्ष काम करती है, एनसीआरबी का डाटा वह बनाती है। उसने हमको बताया है कि हम पहले 29वें स्थान पर थे, अब हम 7वें स्थान पर हैं। चाकूपुर के मामले में हम पहले 28वें स्थान पर थे, अब हम 9वें स्थान पर हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं मान्यवर, केंद्र में बैठी हुई सरकार अर्थात मोदी जी की सरकार, अर्थात बीजेपी की सरकार जिसके आप स्वयं प्रवक्ता हैं, वह सरकार कह रही है। और वो किससे कह रही है? आप ही की चलती हुई सरकार अर्थात विष्णुदेव साय जी की सरकार से कह रही है। इसमें कांग्रेस का क्या लेना देना है? हाँ, और आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप युवा व्यक्ति हैं, आप युवा नेता हैं। जी अंशुल जी, इसका जवाब जो है वो आलोक जी से ले लेते हैं। मैं कंप्लीट कर रहा हूँ जी, मैं कंप्लीट कर रहा हूं। अगर आपको त्रुटि मात्र भी या किंचित मात्र भी लगता है बीजेपी के प्रवक्ता साहब कि कांग्रेस का इसमें कहीं ना कहीं अंदरूनी हाथ है या षड्यंत्रकारी हाथ है, तो सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है, पुलिस प्रशासन आपके समानांतर है, तुरंत अंदर बीजेपी अर्थात तुरंत आप छत्तीसगढ़ मातारी को बचाने का काम कीजिए, मनगढ़ंत कहानियां मत बताइए। जी आलोक जी, कांग्रेस का आरोप है कि राजधानी रायपुर अपराध का गढ़ बन गई है। अरुणा जी, इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में देखा है कि कैसे बहु बेटी की इज्जत और अस्मिता को राजधानी के मुख्य चौक चौराहे जय स्तंभ चौक के पास में पार्किंग में 3 दिनों तक लूटा गया। और क्या कार्रवाई कांग्रेस के शासन काल में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने की थी, सब आम जनता ने देखा था। जब कवर्धा में सांप्रदायिक हिंसा हुई तो क्या कार्रवाई, किस तरह की एक तरफा कार्रवाई मुख्यमंत्री जी ने की थी, ये सब देखा था। और जहां तक भ्रष्टाचार और अराजकता की बात है, ये दोनों के समानार्थी है, ये हमारे आदरणीय प्रवक्ता को पता होती है। जहां भ्रष्टाचार होता है वहां पे ऐसे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता है। और यही कारण है कि कांग्रेस ने अपने 5 वर्ष के शासनकाल में भ्रष्टाचार के साथ साथ ऐसे असामाजिक तत्वों को पाला पोसा बड़ा किया। और हमारे प्रवक्ता जी, कांग्रेस के प्रवक्ता जी इस बात को कह रहे थे कि घोटाले की बात, आज आपके इतने बड़े मंत्री अंदर चले गए, जेल में है इस वक्त, और आबकारी से लेकर कोयला से लेकर के खाने से लेकर के चावल से लेकर के कोई भी ऐसा विभाग नहीं बचा जहां पर में आपने घोटाला नहीं किया हो। आपके अधिकारी, पूर्व अधिकारी इस वक्त जेल में है। आपके वर्तमान विधायक देवेंद्र यादव जी बड़ौदा बाजार षड्यंत्र में हाथ होने के संगठित होने के कारण जेल में है। और उसके अलावा और प्रमाण की किस बात प्रमाण की आवश्यकता है आपको? अरे बंधु, अपनी आंखों के सामने छाए हुए धुंधले वो साफ करिए, आपके जो आंखों के सामने जो चश्मा बना हुआ उसे साफ करिए, आपको स्पष्ट नजर आएगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सुशासन है। और विष्णुदेव साय जो लगातार कार्रवाई कर रही है, चाहे पीएससी में भाई भतीजावाद हो, छत्तीसगढ़ के महतारी के बाल बच्चों का हित जो है वो मारा गया हो, पीएससी में कितने लोगों के भविष्य को खराब किया गया हो, इन सभी के बावजूद आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से खात्मा की ओर है। इन्हें तो प्रत्याशी भी नहीं मिले तरुणा जी। कांग्रेस ने 4-5 प्रत्याशी जो घोषित नहीं किए। और आज की खबर है कि इनके एक प्रत्याशी जिन्होंने अपनी गलत जानकारी दी थी, धमतरी में महापौर के प्रत्याशी है, उनका जो नामांकन है, जो फॉर्म है, उसे रद्द कर दिया गया है। तो इस तरह के कांग्रेस में पैसा लेकर के टिकट बांटती, तो आप ऐसी उम्मीद उनसे लगा ही नहीं सकते। आज वो अप्रासंगिक हो चुकी है। जी जी, अंशुल जी आपके पास आएंगे हम। इससे पहले मनीष वोरा जी से जानना चाहेंगे कि आरोप लग रहे हैं कि प्रदेश में घुसपैठिए घुस रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? क्या आरोप है सियासी आरोप है या कुछ दम नहीं है इनमें?
देखिए, यदि घुसपैठिए आ रहे हैं तो मुझे लगता है ये कोई आज नहीं आए, ये प्रक्रिया लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इस पर पुलिस प्रशासन को ये जो एक्शन आज लिया है, इस प्रकार का एक्शन लगातार लिया जाना चाहिए, ताकि यदि घुसपैठिए यहाँ पे आते हैं तो उनको जांच की जा सके और जांच करने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इस प्रकार की जो भी कार्रवाइयां होती है, ये घटनाएं होती हैं कि घुसपैठिए आ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये कोई एक दिन होने वाली कार्रवाई नहीं है। इसको लेकर सियासत क्यों हो रही है मनीष जी, इस पे सियासत क्यों हो रही है? देखिए, निश्चित रूप से ये जो नगरीय निकाय के चुनाव का दौर है, उस पर मुझे लगता है सरकार के हर एक्शन रिएक्शन के खिलाफ सियासत होना लाजमी है। इस प्रकार की स्थितियां बनती रहेंगी जब तक ये चुनावी दौर चलता रहेगा और विपक्ष का काम है कि सत्ता पक्ष को आईना दिखाना। मुझे लगता है विपक्ष अपनी जवाबदारी का निर्वहन कर रहा है और वो लगातार सत्ता पक्ष को आईना दिखाने का काम भी कर रहा है। तो इसको समझना होगा कि इस प्रकार की यदि कार्रवाइयां हो रही है और इस कार्रवाई को लेकर के, जैसा कि मैं सुन रहा था, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि हमें कोई आपत्ति नहीं है या हम इससे कहीं किसी भी तरीके से वो नहीं बता रहे हैं, तो ये एक अच्छा उनका एक्शन है कि भाई ठीक है, कार्रवाई हो रही है तो उसका हम स्वागत कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है, इस प्रकार की कार्रवाई एक दिन नहीं होना चाहिए। आप जो सरकार को सत्ता में आए 1 साल का समय हो चुका है और उसके बाद 1 साल बाद इस प्रकार की कार्रवाई होना, ये निश्चित रूप से सही नहीं है। ये कार्रवाइयां लगातार की जानी चाहिए और इस प्रकार की जांच जो है लगातार होनी चाहिए। देखिए, सरकार ने इसको लेकर के एक पहल भी करी है, जो मेरी जानकारी में है। वो एक मोबाइल ऐप बनाया गया है, उस मोबाइल ऐप के माध्यम से जो लोग यहाँ पर आकर के रह रहे हैं या जो किराएदार रह रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन उसके माध्यम से करने की भी सुविधा दी गई है। जी अंशुल जी, डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस कार्यकाल में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, आरोप पत्र लाएगी भाजपा। उनके आरोप पत्र का स्वागत है। अभी हमें बता रहे थे माननीय प्रवक्ता जी कि इससे बड़े साक्ष्य की आवश्यकता क्या हो सकती है कि आपके मंत्री जी अंदर है, आपके कई सारे अधिकारी अंदर है, माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी अंदर है और लंबे समय से अंदर है। तो मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हिंदुस्तान का थोड़ा सा इतिहास उठाकर देखिए, हिंदुस्तान को थोड़ा सा आपको पढ़ने की आवश्यकता है। आलोक सोनी जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। सारी राजनीति, मैंने तो हिंदुस्तान के इतिहास को कई बार पढ़ा है मान्यवर, और उस इतिहास में जब भी झांकता हूँ मान्यवर, तो बार बार मुझे वो इमरजेंसी आ जाती है, बार बार मुझे वो चीन का जो कब्जा किया हुआ है कश्मीर पे, लद्दाख पे, वो याद आता है। बार बार मुझे कश्मीर पे पाकिस्तान का कब्जा याद आता है। तो इतिहास में ना जाए, बड़ी समस्या है, इतिहास पे ना जाए आदरणीय, नहीं तो वो इतिहास जो है बार बार मुझे दर्द देता है, वो दोहराता है कि कैसे मुझे। आप नहीं बोल पाएंगे। आलोक भाई सुनिए मेरी बात को जी, आप एक एक करके अपनी बात रखिए। जनता तक बात जाना चाहिए, हमारे बीच में आपस की लड़ने से कुछ नहीं होगा। जो सच्चाई है वो सच्चाई आप अपनी बात रखिए। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं सोनी जी। भारत में महात्मा गांधी जी को आप बहुत अच्छे से जानते हो। महात्मा गांधी जी कितने बार जेल गए और उनको कितने बार बेल मिली और कितने बार बेल नहीं मिली, इसका जवाब दीजिए। आदरणीय पंडित नेहरू जी प्रदेश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, कितने बार जेल गए? जीवन का 4000 दिन उन्होंने जेल में बिता दिया, कितने बार उनको बेल मिली, कितने बार बेल नहीं मिली? आप मुझे इस बात को स्पष्ट कर दीजिए। थोड़ा सा आपको पढ़ने की आवश्यकता है। भारत में जो नियम कानून है, कानून संहिता के अनुसार अगर किसी को बेल मिलती है या किसी को बेल नहीं मिलती, ये उसका कोई पैमाना नहीं होता कि वह आरोप जो है उसके ऊपर सिद्ध हो चुका है या सिद्ध नहीं हो चुका है। चलिए, आपके पार्टी के मैं 5 नेताओं के नाम गिनाता हूं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कितने बार जेल गए अपने जीवन में भारत के संघर्ष रथ में? मतलब इसका मतलब वो आरोपी थे, उन्होंने षड्यंत्र किया था। अंशुल जी, जो मैंने अभी आपसे पूछा आप उसका जवाब दीजिए। अंशुल जी, मैं उसका जवाब पहले इनका जवाब दे दूं कि ये अर्ध ज्ञान जो होता है, नहीं आप जो मैंने पूछा पहले जिनको आप अर्ध ज्ञान जो होता जिनकी तुलना यहाँ के बंदे मवालियों से कर रहे हैं, करिए, मैं उसका जोरदार खंडन करता हूँ। करा सके आदरणीय महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, अटल जी की तुलना जो है, आदरणीय अटल जी, नेहरू जी, आलोक भाई, इनकी तुलना आप ऐसे गली के गुंडे से कर रहे हैं जो अराजकता फैला रहे हैं, जो शराब कांड में घोटाले कर रहे हैं। आप दोनों एक एक करके अपनी बात रखिए, अंशुल जी और आलोक जी। मैं बीच में, तरुणा जी, मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलता। मैंने तो सिर्फ आईना दिखाया कि अर्ध ज्ञान जो होता है वो जहर की तरह होता है, वो जनता के समक्ष प्रसारित मत कीजिए। अब जिम्मेदार व्यक्ति है और जिम्मेदार न्यूज चैनल पर बैठे हैं। हाँ, अब आपने तरुणा जी जो प्रश्न किया कि कांग्रेस ने जो पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार किया है, तो मैं तो खुले मंच से यह कह रहा हूं ना कि जिस व्यक्तियों ने भ्रष्टाचार किया है वो उन व्यक्तियों को सामने लाना चाहिए
आज मान्यवर बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कौन से साक्ष्य की आवश्यकता है। मान्यवर, ना आपको साक्ष्य की आवश्यकता है, ना मुझे साक्ष्य की आवश्यकता है। सबसे बड़े साक्ष्य की आवश्यकता है माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय अभी भी ये सारे मामलों को विचाराधीन रखा है, जबकि आपकी तरफ से सारे साक्ष्य जो है उपस्थित हो चुके हैं। आपने ईडी की बात कर दी। बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ लाइव डिबेट में यह कहते थे कि 2600 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है छत्तीसगढ़ में, और ईडी को यही नहीं पता था कि 2600 करोड़ है कि 1900 करोड़ है। ईडी ने तो सिर्फ अंदेशा लगाया था। तो ईडी की जो गुप्त जानकारियां हैं, जो आप गुप्त एजेंसियां कहते हैं, वो माननीय प्रवक्ता जी को ईडी के पहले कैसे पता चल जाती है? इस बात का जवाब है आपके पास? उप मुख्यमंत्री जी के पास इस बात का जवाब है कि हमारे और आपके बीच में क्या चल रहा है वो तीसरे को कैसे पता चल जाता है? या मान्यवर न्यूज अवर के अंदर क्या चल रहा है वो आपको कैसे पता चल जाता है, मुझे कैसे पता चल जाता है? ये तो हमें आपको पता ही नहीं चलता। और ईडी जैसी संस्था की चीजें हैं, हमारे और आपके पहले, ईडी के पहले हमें आपको पता चल जाना इस बात को इंगित करता है कि संपूर्ण हिंदुस्तान में आज आपातकाल लगा हुआ है, जिसे अघोषित आपातकाल कहते हैं। जो आपको आपातकाल याद आ रहा था, उसका जीता जागता उदाहरण आपको दे रहा हूं कि पिछले 15 वर्षों में हमारे हिंदुस्तान में अघोषित आपातकाल लगा है। ईडी का रेपो रेट कितना है? ईडी का रिकवरी रेट कितना है? बीजेपी के प्रवक्ता बता सकते हैं आप? आपको पता है कि रिकवरी रेट कितना है ईडी का? 1% तक भी नहीं है। सन 2014 के पहले 26% हुआ करता था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत के आंकड़े कहते हैं, सरकारी आंकड़े कहते हैं। थोड़ा सा आप स्टडी करेंगे मान्यवर, तो आपको पता चलेगा कि ईडी का रिकवरी रेट कितना है। सीबीआई का रिकवरी रेट कितना है आलोक सोनी जी, पता है आपको? एटीएस का रिकवरी रेट आपको ये पता है? आप जो आंकड़ों की बात कर रहे हैं मैं उस आंकड़ों पे आना चाहूंगा। अगर आप जवाब सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। जब एक बल्लेबाज 100 बार इनिंग खेलता है और उसके बाद उसके एवरेज को देखेंगे और केवल 5 इनिंग खेले में बल्लेबाज की आप इनिंग एवरेज की बात करके तो दोनों में असमानता आएगी। तो ईडी की कार्रवाई पहले कितनी होती थी? इतना पानी, वही बोल रहा हूँ, ईडी की कार्रवाई पहले कितनी होती थी, आज कितनी कार्रवाई ईडी कर रही है, उसके परसेंटेज में जाएंगे। आपको परसेंटेज थोड़ा कम दिखेगा, लेकिन कार्रवाई को देखिए लगातार आज पूरे समाचार चैनलों पर ईडी की कार्रवाई की चर्चा होती है। आज के कोषाध्यक्ष आज तक ईडी के समक्ष प्रेस नहीं हुए, प्रदेश के कोषाध्यक्ष गायब है। आज तक नया कोषाध्यक्ष नहीं मिला है भाई। बोलते हो आपको इसकी जानकारी तो होगी ना, आप क्यों नहीं आते ईडी के पास में अपने? अंशुल जी आप एक एक करके रखिए, इससे पहले हम मनीष जी। इन्होंने इतना झूठा और गंभीर आरोप लगाया है। इन्होंने कहा कि आपके कोषाध्यक्ष जो हैं, इन्होंने ईडी पे ही प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया कि ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं, जबकि हाल ही में वो इसी शहर में घूमते हुए नजर आ रहे हैं और पिछले 1.5 वर्षों से इसी शहर में घूम रहे हैं। तो ईडी के हाथ पांव इतने छोटे हो गए हैं क्या कि एक व्यक्ति को वो ईडी पकड़ नहीं पा रही? आलोक जी, सीबीआई का आप रिकवरी रेट नहीं बता पा रहे? आलोक जी, कितनी हो सकता है पूर्व मुख्यमंत्री के बंगले के आसपास में आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में फिलहाल तो वो ईडी के समक्ष घूम रहे हैं। अगर वो उनको यदि किसी प्रकार का भय नहीं है, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो क्यों नहीं जाते ईडी के समक्ष अपनी बात रखने के लिए? क्यों अपने बयान को वहां पर जाकर के प्रस्तुत नहीं करते? जो होता है, अगर आप बोलते हैं, आप मनीष जी, छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव के बीच हर एक आम आदमी जमानत लेके घूम रहे हैं। ईडी का रिकवरी रेट मैंने बता दिया, सीबीआई का आप बता दो भाई साहब। इससे सिद्ध हो जाएगा कि आप पढ़े लिखे हो, आप जानकारी रखते हो। सीबीआई का रिकवरी रेट कितना है, चलिए बताइए। अंशुल जी, आलोक जी, आप सवाल जो आप डिबेट के लिए बैठे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन और नॉलेज टेस्टिंग की बातें जो हो रही है ना, वो जीके का कोई टेस्टिंग नहीं हो रहा है यहाँ पर। मैं इस पर बाद में चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी है, मनीष जी का रुख करेंगे। नहीं है मनीष जी, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के 20 सवालों में कानून व्यवस्था है, दोनों ही दल वार पलटवार कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। देखिए, निश्चित रूप से कानून व्यवस्था इन नगरीय निकाय चुनाव में बड़ा मुद्दा है, और उस मुद्दे को लेकर के यदि हम बात करें तो सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस बात को लेकर के अपनी पीठ जरूर थपथपा सकती है कि नक्सली मोर्चे पर जो है वो उसने सफलता प्राप्त करी है। लेकिन यदि हम अंदरूनी कानून व्यवस्था की बात करें तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लगातार उनको उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। और यदि बात हम करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर के पहले दिन से हमलावर है। और इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून व्यवस्था को लेकर के जिन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते उठाती थी, उन्हीं मुद्दों को कमोबेश आज कांग्रेस जो है उठा रही है। तो ये एक बड़ा जो है ड्रॉबैक है मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और उनको इस दिशा में एक समन्वित प्रयास करके कानून व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है।
जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नगरीय निकाय चुनाव के बीच वार पलटवार का दौर जारी है और सियासी दल अब कानून व्यवस्था को लेकर एक दूसरे पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। तत्कालीन भूपेश सरकार को लेकर बीजेपी निशाना साध रही है, तो वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी सरकार के 1 साल के अपराधी बेलगाम हो गए। ऐसे में देखना यह है कि आरोपों के बीच जनता किस दल का रुख करती है और कानून व्यवस्था पर सियासी सवाल कब तक उठेंगे। फिलहाल मुद्दा ऑन टाइम में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।